हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। फाइनेंशियल ईयर 25 की शुरुआत कितनी अच्छी हुई है ना। हम हर तरफ देख रहे हैं शानदार तेजी। फिर बात सोने और चांदी की हो या फिर शेयर बाजार की, सभी अपने ऑल टाइम हाई को छूते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल फंड से भी जुड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा हमारे सामने आ रहा है कि शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं वो किस तरह से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2024 में घरेलू म्यूचुअल फंड की इक्विटी में हिस्सेदारी 20.1% हो चुकी है। घरेलू म्यूचुअल फंड की बढ़ती हिस्सेदारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स को भी टक्कर दे रही है। बीते 5 साल में घरेलू म्यूचुअल फंड ने बाजार में ऑलमोस्ट 5.3 लाख करोड़ का निवेश किया है, और यही जब हम इसे विदेशी फंड हाउसेस से कंपेयर करते हैं तो वो निवेश 3.1 लाख करोड़ का ही रहा है। और सिप के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो हर महीने बढ़ ही रहे हैं। मार्च 2024 का एम्फी ने जो न्यू डेटा शेयर किया है उसके मुताबिक सिप के जरिए 19,271 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। साथ में म्यूचुअल फंड में जो एक रनअप देख रहे हैं उसमें हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में जो है स्मॉल कैप और मिड कैप अभी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले स्कीम्स भी नजर आ रहे होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल ईयर 25 की तैयारी आप कैसे करें? किन थीम्स पर नजर रखें? अपने एसेट एलोकेशन में क्या आपको रीबैलेंसिंग की जरूरत है अभी? चलिए इसी सवाल को हम आज रखने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने एक्सपर्ट कीर्तन शाह, एमडी हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर के, और कीर्तन से हम एडवाइस लेने वाले हैं कि आपको क्या अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। थैंक यू कीर्तन फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड साथ ही में यही मौका है, कीर्तन से अगर आपको एडवाइस चाहिए तो आप मनी 9 में जुड़िए हमारे साथ। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपने क्वेश्चन। कुछ व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आने लगे हैं, जो लोगों को नहीं पता है व्हाट्सएप का नंबर वो है 9311211874। ईमेल करना चाहते हैं money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। एंड ऑब्वियसली यूट्यूब पर अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं कीर्तन और मुझे लाइव, तो टॉप चैट जो बॉक्स है वो इसीलिए कि आप अपने सवाल भेजें। गौरव सचिन का सवाल मैं देख रही हूँ, और गौरव जी आपका सवाल मैं थोड़ी देर में रखूंगी कीर्तन के सामने। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा कीर्तन से ये बात करना चाहती हूँ कि जो नंबर्स हमारे सामने हैं उसका हम क्या मतलब निकालें अगर आप म्यूचुअल फंड के रिटेल इन्वेस्टर हैं। स्टॉक मार्केट का ये जो ऑल टाइम हाई बनता है ना कीर्तन, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे लोग तब आते होंगे पूछने के लिए कि क्या करना है क्या करना है। और एनएसडीएल के डेटा हमें बता रहे हैं कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं वो इक्विटी में जबरदस्त निवेश कर रहे हैं, काफी बढ़ोतरी वहां पर जो है हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड की। तो आप अभी म्यूचुअल फंड के जो रिटेल निवेशक हैं उन्हें किस तरह से इस बात को समझाएंगे? उनके लिए अच्छी बात है, बुरी बात है, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए? प्रियंका जी, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको आपके पोर्टफोलियो से ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। मिड कैप स्मॉल कैप ने इतना अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया है, क्योंकि अब जब भी अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा टाइम करने की कोशिश करेंगे, आपको एक बार नहीं 2 बार सही होना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप पैसा निकाल रहे हो उसके बाद आप होप करते रहोगे कि मार्केट ऊपर ना जाए, और अगर मार्केट नीचे भी जाए तो कब पैसा वापस लगाना है, क्योंकि जब तक आप पैसा लगाने की सोचेंगे तब तक मार्केट वापस रिकवर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली ज्यादा सोचना नहीं चाहिए इस बारे में कि मार्केट ऑल टाइम हाई चला गया है, प्रोवाइडेड अगर आपका लंबा नजरिया है, आपके पास आज से और 5 साल 8 साल 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो अपनी एसआईपी कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल छेड़िए नहीं उसे। मुझे मेरे हिसाब से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये सबसे बेस्ट एडवाइस है। अब देखिए, ये दो राय नहीं है इसमें कि 2020 से कोविड के बाद स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन मार्केट्स में बहुत बढ़ गया है। अब आपने जैसे एनएसडीएल का डेटा रखा, ये डेटा बहुत ही अपीलिंग है, और मुझे नहीं लगता है कि ये डेटा शायद यहाँ रुकेगा। ये डेटा और भी बेहतर होते जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि यूएस में अगर आप देखेंगे आज 47-48% ऑफ द यूएस कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टेड है। इंडिया में आज वो नंबर डुप्लीकेट्स निकालने के बाद भी 5% के नीचे है। तो आप देखिए कि अगर 5% से इस जर्नी को 45% तक जाना है तो ये आंकड़े सिर्फ बेहतर होंगे। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्यों रिटेल इतना कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करेगा। आई थिंक उसका सबसे सिंपल तरीका समझने का ये है
कि किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स कमजोर होते हैं। आप जापान देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, यूएस देख लीजिए। और जैसे ही आपकी कंट्री डेवलप होगी और इंटरेस्ट रेट्स गिरने लगेंगे, और तब आपको पैसा निवेश करना होगा, तो आप सोचेंगे कि मैं क्यों 3% या 4% में फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखूं। और इसकी वजह से पैसा इक्विटी मार्केट्स में आता है। तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइज नहीं लगेगा अगर ये आंकड़े सिर्फ यहां से बेहतर होते जाएंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी अगर आप देखें, उनके पास भी इंडिया के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। अब देखिए, चाइना में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, ब्राजील में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, रशिया में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये ग्लोबल भी जो पैसा है ना, इमर्जिंग मार्केट्स का पैसा इंडिया में ही बढ़ने वाला है। आप ऑलरेडी ये एमएससीआई, जेपी मॉर्गन, ये जितने भी लोग इंडिया इंडेक्स बनाते हैं, उन सब में इंडिया का वेट बढ़ गया है। तो हाँ, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है। थोड़ा सा आपको नया पैसा डालते वक्त लमसम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप शायद FY 25 में उतना अच्छा ना करे। पर अगर आपके पास 5-8 साल का नजरिया है, तो मेरे हिसाब से कोई डरने की जरूरत ओके, सो अब ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, और दिसंबर 2022 में जहाँ ये 7.7% था, वो 2023 में 9% हो चुका है। तो क्या इसी वजह से हम देखेंगे कि रिटेल निवेश को ने जो निवेश किया हुआ है, उनके स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी सबसे ज़्यादा पैसा भी बन रहा होगा? आपको लगता है ये कंसर्न होना चाहिए किसी को अपने पोर्टफोलियो में, जब वो देखेंगे कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे बढ़िया भी रिटर्न उन्हें दिख रहा है? आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं अगर किसी के पोर्टफोलियो में इस तरफ झुकाव ज्यादा है तो? अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो आंकड़े आपने शेयर किए, वो दो रीजंस की वजह से हो सकते हैं। सबसे पहले तो मार्क टू मार्केट की वजह से। अब पिछले 12-18 महीने में अगर स्मॉल कैप मिड कैप 40 से 50% बढ़ गया है, तो बिना कुछ किए भी आपका पोर्टफोलियो 40 से 50% बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से भी ये वेट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। और जैसे आपने दूसरा पॉइंट हाईलाइट किया, वो तो सच्ची है कि पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर रिटेल इन्वेस्टर टिपिकली और ज्यादा पैसा उसमें लगाते हैं। इसलिए मुझे इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि पिछले 12 महीनों में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने स्मॉल और मिड में पैसा लगाया होगा, क्योंकि उसके पहले के 6-8 महीनों में या 12 महीने में मार्केट्स ने स्मॉल मिड में बहुत अच्छा किया है। तो दो चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा कि सबसे पहले तो, क्या आपको पता है आपने क्यों स्मॉल और मिड में पैसा लगाया है? जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं है, शायद इसका आंसर आपको बड़ी आसानी से नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपने लंबे समय के लिए, 8 साल 10 साल के लिए ये पैसा लगाया है, राइट, और इसे ध्यान में रखकर लगाया कि मिड स्मॉल में वॉलेटिलिटी आएगी, तो आप शायद 2025 में आने वाली वॉलेटिलिटी को राइड थ्रू भी कर लेंगे, और बने रहेंगे तो 3 से 5 साल में अच्छा रिटर्न भी बन जाएगा। पर अगर आपने मिड और स्मॉल में इसलिए पैसा लगाया कि क्योंकि पिछले 12 महीनों में मिड स्मॉल ने बहुत अच्छा किया है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन कीजिए। मुझे नहीं लगता 2025 में आपको कोई भी सिग्निफिकेंट रिटर्न मिड स्मॉल में दिखेगा। और क्योंकि आपको वो रिटर्न नहीं दिखेगा, तो आप इमीडिएटली उसे कंपेयर करने लगेंगे कि लास्ट ईयर 40% था, इस साल सिर्फ 4% है या -4% है। आप खुश नहीं रहेंगे और आप उस निवेश को निकाल देंगे। तो अगर आप मिड स्मॉल में बने रहना चाहते हो, दो चीजों का ध्यान रखिए। वॉलिटिलिटी बड़ी तेजी से आएगी अगले 1 साल में मिड स्मॉल में। और अगर आपको इस मार्केट कैप में बने रहना है, तो आपको तकरीबन 5-8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन चाहिए, वरना मिड स्मॉल में आपकी एक्सपीरियंस बड़ी अच्छी नहीं होगी। ओके, सो नाउ टेकिंग फ्रॉम हियर, फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए फिर आप क्या कह रहे हैं, म्यूचुअल फंड में किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो आप कह रहे हैं ठीक है, आप स्मॉल और मिड कैप को होल्ड कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो शायद आपको जो है, आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ इसमें निवेश किया था वो नहीं मिलने वाला है। कीर्तन इज़ वेरी क्लियर ऑन दैट। तो फिर मैं अगर पूछूं कि इस नए फाइनेंशियल ईयर में म्यूचुअल फंड्स में अगर निवेश करना है, तो क्या मैं कोई थीम फॉलो करूं? अपनी एसेट एलोकेशन मुझे कैसे रखनी है? किस तरह की स्कीम्स मुझे चुनने चाहिए इफ नॉट मिड एंड स्मॉल कैप हैवी? प्रियंका जी, देखिए, दो चीजों को हम प्ले कर रहे हैं FY 25 में। हमारे हिसाब से ये दो चीजें बेहतर चलेगी टैक्टिकल एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से। एक तो है लार्ज कैप्स, और दूसरा है लॉन्ग ड्यूरेशन फिक्स्ड इनकम साइड पे। हमें लगता है ये दोनों थीम्स बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स हम लोग गोल्ड भी प्ले कर रहे हैं। अगर 3 महीने पहले आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा होता, तो हमने क्लाइंट्स में गोल्ड एलोकेशन दी हुई थी। पर ये
ये प्राइजेस पे गोल्ड हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है नए एलोकेशन के लिए। पर आज भी अगर पैसा किसी इन्वेस्टर को निवेश करना है टैक्टिकल एलोकेशन के लिए, स्मॉल टर्म के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है लार्ज कैप्स एक थीम है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड में ये दो थीम्स मेरे हिसाब से 2025 में अच्छा करेगी। मुझे लग रहा है कि टेक्टिकल बेट्स हालांकि हमारी है, और हम टैक्टिकल खेल रहे सेक्टर्स पे, पर एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं डेफिनेटली नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप टैक्टिकल खेलें, क्योंकि जब भी आप टैक्टिकल सेक्टर्स खेलेंगे स्पेसिफिकली, तो उसमें सिर्फ पैसा डालते समय मार्केट वैल्यूएशन या कौन सा सेक्टर चलेगा वो जानना जरूरी नहीं है, पर अगर आप उस सेक्टर में से सही समय पे बाहर नहीं निकल पाएंगे ना, तो वो आप 3 या 4 सालों के लिए उस साइकिल में फंस जाएंगे। तो आप सेक्टर मत खेलिए मेरे हिसाब से, अगर आपको नहीं पता कि उस सेक्टर में से बाहर कब निकलना है, पर मैक्रो थीम्स में आप लार्ज कैप और लॉन्ग ड्यूरेशन खेलिए, ये मेरे हिसाब से 2025 में प्ले आउट कर सकता है। बट लार्ज कैप को कीर्तन, आई ऑलवेज आस्क यू दिस क्वेश्चन, पैसिव फंड्स जो है रिटर्न के मामले में या फिर बेंचमार्क को जब बीट करने की बात आती है, अल्फा जनरेट करने में पैसिव फंड्स लार्ज कैप को मात दे रहे हैं। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि लार्ज कैप की जगह आप पैसिव फंड भी चुन सकते हैं अगर आप फेयरली एक नए निवेशक हैं और बाजार नहीं ज़्यादा समझते हैं तो? 100%। आई थिंक अगर आपको लार्ज कैप प्ले करना है तो आप डेफिनेटली पैसिव के थ्रू प्ले कीजिए। पर अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा और ज्यादा रिटर्न चाहते हैं इंडेक्स से, तो आप इस कैटेगरी को फ्लेक्सी कैप के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि लार्जली मेरे हिसाब से 70% पैसा लार्ज कैप्स में ही बना होता है, फ्लेक्सी कैप फंड्स में। तो ये लार्ज कैप थीम को आप फ्लेक्सी कैप के भी थ्रू खेल सकते हैं। पर अगर प्लेन वैनिला क्वेश्चन है तो मेरा आंसर डेफिनेटली ये रहेगा कि आप पैसिव्स यूज कीजिए एक्टिव की जगह पे, अगर आप लार्ज कैप एज अ थीम प्ले करना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा बात जो मायने रखती है कि आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो आप अभी जो भी सजेशन दे रहे थे, भले ही लार्ज कैप हो, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हो, या फिर हम अभी बात करते हैं फ्लेक्सी कैप या पैसिव फंड्स आपकी पोर्टफोलियो, इसके लिए आप टाइम होराइजन कितना देना चाहेंगे, सो दैट पीपल गेट एन आइडिया कि उनको अगर ये निवेश इस तरह से चुनते हैं, इस तरह की स्कीम्स, तो कितने समय उनको इसमें अपना पैसा रखना चाहिए? देखिए, अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स प्ले करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 से 24 महीने का इन्वेस्टमेंट होराइजन चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से उतनी साइकिल है इंटरेस्ट रेट कट की, तो उतना तो समय आपको देना पड़ेगा उसको। और अगर आप लार्ज कैप्स खेलना चाहते हैं आज, तो कम से कम 3 से 4 साल। मुझे ऐसा लग रहा है इतने टाइम होराइजन के बगैर इन थीम्स को मत प्ले कीजिए प्लीज। ओके, वन क्विक रिप्लाई कि टाटा म्यूचुअल फंड ने, आपने अभी सेक्टोरल की बात की और आपने कहा कि भाई इसमें एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अभी हमने देखा टाटा म्यूचुअल फंड 6 इंडेक्स फंड्स लेकर आई हैं जो की सेक्टर्स पर फोकस कर रही हैं, और ये सेक्टोरल फंड जैसी भी लग रही हैं, कुछ का फोकस बहुत ही क्लियर है। ये इतने सारे सेक्टोरल फंड, इससे जुड़ा एक सवाल भी आया है, वो भी मैं रखूंगी आपके सामने। लाइव क्वेश्चन जो है, रघु साह ने यही पूछा कि ये टाटा के म्यूचुअल फंड क्या लेना सही होगा, ये इतने सारे फंड्स ये लेकर आई हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें एक निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड है, एक मल्टी कैप का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड है, एक हेल्थ केयर इंडेक्स फंड है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड है, ऑटो इंडेक्स फंड है। आपका टेक कीर्तन इस पर, एंड रघु साह जैसे लोग जो पूछ रहे हैं क्या इसमें निवेश करना चाहिए? प्रियंका जी, सबसे पहले तो देखिए, मैन्युफैक्चरर का काम होता है नए प्रोडक्ट्स लेके आना, पर आपको एज एन इन्वेस्टर समझना है कि क्या मैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए बना हूं या नहीं। अगर आप मेरी राय पूछे तो मुझे ऐसा लग रहा है पीएफएसआई, स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स और फार्मा, ये दोनों आज अंडर वैल्यूड लग रहे हैं। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग देखें, ये काफी हद तक मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि बीजेपी एनडीए कंटिन्यू करेगा, जिसकी वजह से ये दोनों थीम्स अच्छे से आउट परफॉर्म करेगी। और ऑटो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक सेक्टर रोटेशन में बड़ा ही अच्छा प्ले आ रहा है। तो पांचों सेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे मैंने आपको कहा, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि जब भी आप सेक्टर बेट लेते हैं तो आप अनवांटिंगली बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन उस एक सेक्टर में डाल देंगे। एक पॉलिसी चेंज, एक कंपनी का रिजल्ट बुरा आने से उस पूरे सेक्टर में इंपैक्ट आएगा और आपके पोर्टफोलियो पे काफी इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर आपको नहीं पता कि उस सेक्टर में से कब बाहर निकलना है, तो कम से कम 3 से 4 साल का डल साइकिल आ जाएगा। ये सब एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बना हुआ है मेरे हिसाब से। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको सेक्टर्स नहीं प्ले करना चाहिए, मैं बड़ा क्लियर हूं इस बारे में।
ओके, सो कीर्तन की अगर एडवाइस सुनते हैं और मानते हैं, ट्विटर पर भी उनको फॉलो करते हैं और इंस्टाग्राम में, तो अगर आप कीर्तन के फैन हैं तो सेक्टोरल से कीर्तन की राय है कि दूर रहिएगा।